नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं कॉलेज में, उसमें आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे। नो डाउट्स बहुत सारी दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ रहा होगा। खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो एज को रिलैक्सेशन को लेके थोड़ा सा सीरियस हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि जो समानता विज्ञापन में एज दी हुई है वो 21 से 40 साल दी हुई। लेकिन एक पॉइंट में दिया हुआ है कि चूँकि 2014 के बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ है, विज्ञापन नहीं आया हुआ है, तो 30 पदों के, यानी उसमें पंजाबी जो 31 नंबर पर है, 31 विषयों के लिए है परीक्षा, तो 30 पदों के लिए 3 साल की छूट दी गई है, जबकि पंजाबी के लिए नहीं दी गई है। तो अब इसका तात्पर्य हुआ कि अगर आपकी एज 43 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है 5-5 साल का जो है छूट दी गई है अलग अलग तरीके। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि जो 5 साल की छूट दी जा रही है वो 40 साल के साथ लागू होगी या 43 साल के साथ। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सही भी ना हूँ। जनरली क्या होता है कि कोई भी विज्ञापन अगर जारी किया जाता है तो उसमें जो भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, विज्ञापन में जो आयु ग्रुप के अंतर्गत वर्णित उम्र होती उसके आधार पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि 3 साल इसलिए सभी को कंसेशन दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, अर्थात कि 3 साल आपकी लाइफ से एक तरीके से डिलीट हो गए। तो उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि जो 5 साल की अतिरिक्त छूट है वो 43 + 5 यानी 48 होना चाहिए। बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी विज्ञापन है उसमें सही सही जानकारी प्राप्त हो जाए। आज के समय में काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि विज्ञापन में भी अपने चाहे वो कोई भी विज्ञापन हो, आप देख लीजिए, चाहे अभी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर को, चाहे UPSSB के थ्रू TGT और PGT का विज्ञापन हो, या राजस्थान का भी लेटेस्ट विज्ञापन है, तो सब में जो विज्ञापन बनाया जाता है वो ऐसा लगता है कि जब हम लोग विज्ञापन देखते हैं तो उसके बाद लगता है कि हम लोगों की जो अभी तक की योग्यता है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह गई है। हमें कुछ अभी एक आधी PhD के कोर्सेज और कर लेना चाहिए, जिससे कि ये विज्ञापन हमें आसानी से समझ में आ जाए। खैर, ये स्वयं जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बैठे हुए हैं या जिन लोगों के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो जो भी विज्ञापन दे रहे हैं उसमें ऐसे पॉइंट को ना शामिल करें जो एक स्थिति को क्लियर करने के बजाय उसे और भी अधिक जो है कन्फ्यूज करने वाली स्थिति में अभ्यर्थी को ला के खड़ा कर दें। क्योंकि उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी कभी अभ्यर्थी थे, ऑल्दो जब उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा उस समय कंडीशन और आज कंडीशन में बहुत अंतर है। पहले के समय में जैसा हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जो नौकरी प्राप्त करना कैसे आसानी से नौकरी मिल जाती थी, लोगों को बुला के जॉब दी जाती थी। बट आज का समय बिल्कुल बदल गया है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी विज्ञापन जारी किया जाए उसमें जो भी पॉइंट दिए जा रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाए। जैसा राजस्थान विज्ञापन हमने देखा हुआ कि 3 पेपर होंगे, 2 पेपर आपके सब्जेक्ट से होंगे और तीसरा पेपर GK का होगा। नया सिलेबस तो अभी नहीं है, जैसे उपलब्ध होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन जो पिछली बार 2014 में वैकेंसी आई थी और जिसका पेपर 2016 में हुआ था, उससे संबंधित आज मेरे पास जो GK पार्ट का सिलेबस वो है, और साथ ही साथ जो पेपर आया था GK का वो भी है। तो सबसे पहले अगर हम एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस में, मेरे पास इंग्लिश में उपलब्ध है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान से संबंधित इसमें GK आएगा। GK न कहीं GS कह लें इसको, क्योंकि एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान एंड इट्स मेजर साइट्स, मेजर डायनासाइट्स ऑफ राजस्थान एंड इट्स रूल्स थ्रू द एज एंड देयर कल्चर अचीवमेंट। ये आपको पढ़ना। पॉलिटिकल रेसिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट द मुस्लिम पावर, यानी जो राजपूताना था उसके विषय में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। भक्ति आंदोलन के विषय में, और जो सूफी आंदोलन हुआ है मिडिवल राजस्थान में उसके विषय में, जो संत और संप्रदाय हुए उसके विषय में, फॉक गॉड एंड गॉडेस, पॉलिटिकल अवेकिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान 1857, और पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, प्रजा मंडल मूवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द सोशल एंड द पॉलिटिकल अवेकिंग, फॉक कल्चर के विषय में पढ़ना, फेयर्स और फेस्टिवल, डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग, फॉक टेल्स एंड गाथास, फॉक सॉन्ग्स, फॉक डांस, इन सब के विषय में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ राजस्थानी जो लैंग्वेज हैं उनके ओरिजिन और डेवलपमेंट के विषय में आपको पढ़ना होगा GS पार्ट के अंतर्गत। मेन डायलेक्ट्स एंड द रीजन के विषय में, राजस्थान स्क्रिप्ट्स, मुड़िया और देवनागरी के विषय में, राजस्थानी लिटरेचर और इसका जो राजस्थानी लिटरेचर है इसका जो रिलेशन है, अर्ली पीरियड क्या था, प्री मेडिवल पीरियड, पोस्ट मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, इन सब के विषय में आपको पढ़ना होगा। फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स
पर को भी आपको ध्यान में रखना होगा। टूरिज्म एंड राजस्थान के विषय में नज़र डालनी होगी, कौन कौन से यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं, हेरिटेज है, टूरिस्ट पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की और उनका विजन क्या है, इस पर भी आपको नज़र डालना होगा। इसके बाद ज्योग्राफी के विषय में बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ना है कि वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, यानी पहाड़, पठार, पर्वत, ये जो सारी चीज़ें इनको आपको देखना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, पहाड़ी इलाका है। जैसे क्लाइमेट के विषय में, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके विषय में, जो मिट्टी किस प्रकार की है, किस प्रकार की वहाँ पे, चूँकि सॉइल रिसोर्सेज की बात आ गई तो इसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे, उनको आपको तैयार करना पड़ेगा। मिनरल्स हैं, पावर रिसोर्सेज हैं, इसके बाद लाइव स्टॉक है, वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है राजस्थान की, तो इन सब पर आपको नज़र देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के विषय में और सिंचाई का जो पूरा सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री है, इन सब पर भी ध्यान देना होगा। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप राजस्थान का क्या है उस पर भी आपको देखना पड़ेगा। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय में आपको देखना होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त एंड ऑडिटर जनरल, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है वहाँ का। इसके बाद जो आर्थिक गतिविधियाँ राजस्थान की उसके विषय में आपको देखना होगा कि राजस्थान की जो इकोनॉमी उसकी विशेषताएँ क्या हैं। कंपोजिशन ट्रेड ऑफ SDP, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेजर इश्यूज क्या क्या हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हो, ठीक है। और साथ में SEG, RICO, RFC, इन सब के विषय में आपको अध्ययन करना होगा। तो काफ़ी डिटेल में है। देखिए आपको अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभ्यर्थी विशेषकर राजस्थान से अदर स्टेट के हैं, क्योंकि बहुत सारे यूपी के कैंडिडेट हैं, अन्य स्टेट के भी कैंडिडेट हैं, बिहार के भी कैंडिडेट हैं, तो अगर आप लोग यहाँ की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपने ये सोचा है कि केवल सब्जेक्ट के बदौलत आप इसमें सफलता पा लेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि अभी आपका UPSC SGDC का एग्ज़ाम हुआ था, आपने देखा होगा। नो डाउट कट ऑफ, चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी क्या है वो उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आपको राजस्थान के विषय में विशेषकर पढ़ना होगा। देखिए यूपी में अगर आप अप्लाई करते थे UPSC SGDC एग्जाम में तो यहाँ पर जो GK आता था वो केवल यूपी का ही नहीं था, बल्कि उसमें भारत को लेकर समाहित किया गया था। लेकिन राजस्थान में भारत को ध्यान में रख के केवल स्पेशली फोकस किया गया राजस्थान के विषय में। तो राजस्थान के विषय में आपको स्पेशली देखना ही नहीं चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको देखना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट में आप सब लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मेहनत की हुई है आप लोगों ने, लेकिन GK का पार्ट कहीं ना कहीं वीक रह जाता है। तो ये पूरा सिलेबस है, आप लोगों के देखिए सुविधा के लिए पूरा सिलेबस मैं दे दूंगा, तो आप आराम से इसको देख लीजिएगा और किस तरीके से तैयारी करना है इस पर आप विचार कीजिएगा। भविष्य में मेरा भी प्रयास रहेगा अगर इससे संबंधित में कुछ भी बना पाता हूँ तो जैसे भी मेरी रणनीति हो गया कि मैं ज़रूर आपको अवगत कराऊंगा। वर्तमान में भी कुछ कह पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो सार्थक क्लासेस पर बहुत बर्डन है, चाहे वो UPSC की तैयारी का हो, चाहे या UPSC SGDC के इंटरव्यू चल रहे हैं। आपको बताएं दोस्तों, अगर आप किसी भी शैक्षणिक इंटरव्यू की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारी पेड सर्विस है। तो आप देख लेते हैं, देखिए इसको बिल्कुल लास्ट में पिछली बार क्या पैटर्न था, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी लगभग वही पैटर्न होगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन कम ज़्यादा हो जाए या मार्किंग में थोड़ा सा अंतर किया जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स 50 थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, यानी 100 क्वेश्चन में 50 नंबर आने थे। तो इस तरीके से हाफ नंबर का एक क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम था, 120 मिनट का समय पर्याप्त समय है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि पेपर किस प्रकार का आया था, तो उससे आपको और आइडिया आ जाएगा कि जो पेपर आया था और जो सिलेबस है दोनों को कंपेयर करने के बाद ही आप सही तरीके से रणनीति बना सकते हैं आगे की तैयारी के लिए। तो अभी आप पेपर देख पा रहे हैं, ये परीक्षा दिनांक इसमें पड़ी हुई है 14 अप्रैल 2016 को। 2014 में क्या पहना था, शायद 2016 में एग्जाम हुआ था। अधिकतम मार्क 50 है। और इसके देखिए दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं जो कि अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, उत्तर दीजिए, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान में जो आता है उसी का आंसर आप कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर नीली बॉल पॉइंट पेन से गहरा करना है, तो आपको ब्लू पेन का यूज़ करना होगा। ओएमआर पत्रक उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अंदर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए तो उत्तर पत्र निकालकर ध्यान से केवल नीले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। तो बहुत टफ पेपर होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1/4 निगेटिव मार्किंग नहीं, निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। गलत उत्तर से तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर से किसी प्रश्न से संबंधित गोले या बबल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जाएगा। प्रश्न पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के पॉलीथीन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रश्न पत्र पुस्तिका पर वही प्रश्न पत्र पुस्तिका संख्या अंकित है जो उत्तर पत्रक पर अंकित है। इसमें कोई विभिन्नता हो तो वीक्षक से दूसरा प्रश्न पत्र प्राप्त कर ले। ऐसा न करने पर जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। देखिए, पॉलीथीन की बात करें, मुझे नहीं लगता कि इस बार पॉलीथीन प्रोवाइड करेंगे वो लोग, क्योंकि पॉलीथीन पर बैन है। तो हो सकता है इनवलप दें कागज़ का, जो भी है। मोबाइल फ़ोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हाल में प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, या किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृपया अपना रोल नंबर ओएमआर पत्रक पर सावधानी पूर्वक सही भरें। गलत अथवा अपूर्ण रोल नंबर भरने पर 5 अंक कुल प्राप्तांकों में से काटे जा सकते हैं। यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो तो प्रश्न के हिंदी अथवा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा। चेतावनी, अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है तो उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाले विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है। तो ये था नियम। अब देखिए प्रश्न कैसे हैं। मैं भी आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उत्तर कलेक्ट नहीं किए हैं। हम सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति देखते हैं। प्रश्न कैसे हैं ये आप देख लीजिए। रम्मत है क्या है आपको बताना है। मोर चंग है क्या है। निम्नलिखित में कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए कथन निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। तिमड़िया पहना जाता है। सुमेलित करना है, आपको बोली और जिला दिए हुए हैं। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कौन सा है ये बताना। मेवाड़ पुकार क्या है। गलत युग को इसमें आपको चुनना है। साहित्यिक रचना और साहित्यकार है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। भूगोल से प्रश्न है। अनास, एराव व सोम जिस नदी में सहायक नदियाँ वह बताइए, भूगोल से। डिगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था, अकेशिया, कटीचू का मुख्य उत्पादक है। राष्ट्रीय मर उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है। निम्न में कौन से परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की दर अंकित की गई थी। राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। सन 2011-12 में राजस्थान में निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। वर्ष 2011 में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार कौन सा है। मगर क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है 2013 विधानसभा चुनाव के आधार पर। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है? 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई? विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि जो ये राजस्थान लोक सेवा के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई है। इसमें एक समस्या और भी है। मेरे पास एक अभ्यर्थी है, उसके परसेंटेज मार्क्स थे, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम टोटल मार्क्स के आधार पर परसेंटेज निकालते हैं 3 साल का, जो कि 55% या 50%, 55% होना चाहिए जनरल के लिए, तो जब मार्क्स के आधार पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो परसेंटेज 54% आ रहा है, और जब हम एवरेज निकालें जो भी परसेंटेज आए हुए हैं उनके आधार पर, तो वो 55 समथिंग आ रहा है। तो इस कंडीशन में भी आयोग को एक बार स्पष्ट करना चाहिए था कि एक्चुअल में जो परसेंटेज निकालना वो किस आधार पर निकालना है। तो ये भी एक दिक्कत आ रही थी। फिर भी मेरे पास मार्क्स आए, मैं समय मिलेगा तो मैं उसको देखूंगा कि आखिर ऐसी दिक्कत कहाँ से आ रही है। क्या ये कोई मैथ की त्रुटि है कि वास्तव में ऐसा भी हो सकता है? खैर, इसको मैं देखूंगा, हो सकता है ऐसी दिक्कत आपके पास भी आ रही हो। तो ये इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, अपने परसेंटेज दोनों तरीके से निकाल के, मार्क्स के आधार पर भी, और जो अगर आपने देखिए मार्क्स के आधार का मतलब है कि ग्रेजुएशन, हाई स्कूल और इंटर तीनों के मार्क्स जोड़ लीजिए, एक जगह कर लीजिए, और जो मैक्सिमम मार्क्स उनको जोड़ लीजिए, फिर परसेंटेज निकाल लीजिए, और अलग अलग आप परसेंटेज हाई स्कूल में कितना है, इंटर में कितना, ग्रेजुएशन में कितना, उसको निकाल लीजिए जी, और एवरेज निकाल लीजिए तीनों सालों को जो परसेंटेज है, तो उससे एक परसेंटेज आपको मिलेगा। एक आप जो डायरेक्ट टोटल नंबर और टोटल जो मैक्सिमम मार्क है उनसे निकालेंगे, तो वहाँ से भी परसेंटेज निकाल के देख लीजिए कि दोनों एक आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी सार्थक क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत हो, और जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको समझना वाकई एक बिंदु को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और सबके लिए होता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी थी? राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया वहाँ के राज्यपाल कौन थे? किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान से ही जुड़े हुए हैं। जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई? राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया है? वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या था? वर्ष 2016-17 के लिए राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोष घाटा यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? राजस्थान में ऊर्जा की धारिता शक्ति के ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? पशुपालन सहित 2014-15 में राजस्थान राज्य के शुद्ध सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना था? विश्व बैंक की रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत देश के अंदर कौन सा था? राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? उदय योजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना क्या है? और राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष में की गई? राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना कब हुई? जिला नवाचार कोष यानी DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई? 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। 16वीं लोकसभा में राजस्थान में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन से हैं?
2015 में भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया है, कौन है? राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है? शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से है? नंद घर योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? जितेंद्र राय गोयल कौन है? संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को यथा विद्यमान तथा उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण योग को पहचानिए। ऑपरेशन सरधवा का संबंध किससे है? राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम खां सूर पुरस्कार से दिया गया। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी है? हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए? निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया? किस देश की हॉकी अकादमी के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हॉकी अकादमी ने उच्चतर कोचिंग के लिए नवंबर 2015 में AMU पर हस्ताक्षर किए? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा संधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? किस चित्र शैली में प्रमतिराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण है तो विषय के रूप में प्रयोग किया गया? नीजा है, यानी नीजा क्या है? सीताराम साधु का निम्नलिखित में किस आंदोलन संबंध है? मेवाड़ भील कोर्ट किस वर्ष स्थापित की गई? राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो दोस्तों ये टोटल 100 प्रश्न थे जो 2016 में पेपर हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई उसकी। अब ये पूरा पेपर और जो आपका सिलेबस है उसको देखने के बाद एक बात जो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान से हैं और उन्होंने लगातार राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है उनको जीके के पाठ में लाभ मिलने वाला है। परंतु जो अभ्यर्थी किसी दूसरे स्टेट से है तो इस तरीके का सिलेबस कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दिक्कत का सामना जरूर पैदा करेगा, क्योंकि लगातार आप कहीं तैयारी कर रहे होंगे, पहले से तैयारी कर रहे होंगे और जब आपको राजस्थान का जीके बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा और उसमें भी करंट इशू को लेके, तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत करनी पड़ेगी। तो खैर दोस्तों, ये हमारा सिलेबस था और पाठ्यक्रम था। अगले वीडियो में हम फिर आपसे बात करेंगे कुछ अन्य बातों की। इस वीडियो को आप पूरा देख के स्वयं एनालिसिस कीजिए कि आपको आप आगे की रणनीति किस प्रकार से बनानी है, क्योंकि सफलता पाने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में परिश्रम के अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो परिश्रम करना पड़ेगा, जिसका दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। मेरी तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों को जो इस परीक्षा के लिए फॉर्म आवेदन कर रहे हैं, ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन में सफल हों और इस परीक्षा में भी सफलता अर्जित करें, ऐसी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।